हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हमारी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है और हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारी सीडीपी की 23rd क्लास है। इससे पहले 22 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की क्लास में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण जो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ठीक है, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर इन्होंने लर्निंग के डोमेन्स बताए हैं। ये देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या है कि इन्होंने एक मेन ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके बाद संशोधित रूप में बाद में आई थी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और दोनों में क्या कंपैरिजन है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहें और साथ में टीचिंग की हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये फर्स्ट में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ब्लूम की नई वाली टैक्सोनॉमी है जो बाद में संशोधित हुई थी। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर जो बनाई है ना, इसके अकॉर्डिंग समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ से आप ज़्यादा ईजीली समझ पाएंगे। देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण, सबसे पहले आपको टैक्सोनॉमी वर्ड की मीनिंग समझनी होगी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। तो इसीलिए ये ब्लूम का वर्गीकरण कहलाता है, और ये वर्गीकरण दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, पूरा नाम भी आप याद रखेंगे, बेंजामिन ब्लूम। तो ये जो बेंजामिन ब्लूम है फ्रेंड्स, ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, यानी कि जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका वर्गीकरण किया था। कहने का मतलब है, इन्होंने ये बताया था कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात करी थी। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला था 3 लर्निंग डोमेन्स होते हैं, यानी कि सीखने के 3 पक्ष होते हैं। 3 तरीके से जो है हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को सीखता है, जिसमें सबसे पहला पक्ष आता है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स भावात्मक पक्ष, जिसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और तीसरा आता है क्रियात्मक या फिर गत्यात्मक पक्ष, जो इंग्लिश में बोला जाता है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली जो सीटेट में क्वेश्चन है ना, इधर से बनते हैं, इन तीनों से, और इसमें भी सबसे ज़्यादा बनते हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम सबके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। तो देखिए, कॉग्निटिव डोमेन को इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस और छठा इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए ये बताने से पहले मैं कुछ थ्योरी आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ये जो संज्ञानात्मक पक्ष हम पढ़ रहे हैं, इसको ब्लूम ने 1956 में दिया था। यह मेंटल एबिलिटीज से संबंधित होता है। उन्होंने कहा था ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कॉग्निटिव डोमेन, ये हमारी मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड है, यानी कि मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड है। ठीक है, इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है, और वही 6 भाग आपके ये हैं। ठीक है, ये जो थियोरी नीचे आप पढ़ रहे हैं ना, ये इसी की है, कॉग्निटिव डोमेन की। तो इसमें सीटेट में जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। देखिए, सरल से कठिन की ओर और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ना निम्न स्तर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से उच्च स्तर की ओर। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन ही पढ़ेंगे। इसको 6 भागों में बांटा है, ये मैंने आपको बता दिया, और ये बांटा था 1956 में। तो ब्लूम का फर्स्ट वर्गीकरण 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। तो 6 टाइप कौन कौन से हैं वो आप समझ गए। हिंदी में नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन समझ या फिर बूझ, समझ बूझ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, तो अब इन्हें 1 बाय 1 समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या है। तो बेसिकली ब्लूम ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो वो नॉलेज से स्टार्ट करेगा और लास्ट में इवैल्यूएशन पर जाकर ख़त्म होगा। तो ये क्या है ये स्टेप्स, इन स्टेप्स को हम समझेंगे। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स नॉलेज। नॉलेज आप जानते ही हैं, ज्ञान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आज आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ,
मैंने आपको स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि फ्रेंड्स आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको नॉलेज दे दी, ज्ञान दे दिया कि आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि समझना किसी चीज़ को। जैसे ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, नॉलेज दिया कि मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ ब्लूम की टैक्सोनॉमी को, है ना। जैसे मैंने आपको समझाया कि इन्होंने 3 लर्निंग डोमेन बताए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 पार्ट्स इन्होंने बताए। तो ये क्या हो रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, तो वो आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। उसके बाद एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग। अब जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन हुआ, मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पूरी पढ़ा दी, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जहाँ पर क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। आपने जितना सीखा, जितना समझा, उस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे, खुद को जांचेंगे, उन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। तो वो हो गया अप्लाई करना, एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, और एनालिसिस मतलब होता है फ्रेंड्स चीज़ों को तोड़ना, यानी कि किसी भी चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना कहलाता है एनालिसिस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ ली, कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपने क्वेश्चन भी कर लिए। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इससे सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे तो मैथ्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी तो हमारे ईवीएस में भी पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से क्या किया, आपने टुकड़ों में तोड़ करके ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझा। ठीक है, कि ये अलग अलग जगह पूछी जा रही है। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। एनालिसिस और सिंथेसिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं फ्रेंड्स। एनालिसिस होता है चीज़ों को तोड़ना, और सिंथेसिस होता है चीज़ों को जोड़ना। जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको पकड़ करके आपने जोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने एनालिसिस कर लिया था, उसके बाद आप सिंथेसिस कैसे करेंगे। अब एग्ज़ाम टाइम पर आप क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे, पूरा अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेंगे कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ठीक है, पूरी तरीके से आपने ऐड ऑन कर लिया उसको। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन, जो कि लास्ट स्टेप है ब्लूम के अकॉर्डिंग। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अब क्या हुआ, आपने पूरा समझ लिया ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब लास्ट में एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो आपने देखा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से तो क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी जो पढ़ी थी, मैंने आपको जो पढ़ाया था, फिर आपने जो रिवाइज करा था, उस सब को आप सोचेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप खुद को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, सोचेंगे, इवैल्यूएट करेंगे खुद को, और आंसर तक पहुँचेंगे। जो आप लास्ट में गोला भरेंगे उस क्वेश्चन का, उससे पहले आप खुद को इवैल्यूएट करेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने ये पढ़ा था, ये समझा था, उसके बाद आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये आता है फ्रेंड्स इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। तो आई होप आप लोग ये सारे स्टेप्स समझ गए होंगे, 6 स्टेप्स जो कि ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन के अंदर दिए हैं, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर दिए हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस चैप्टर की पूरी जान यही है। कॉग्निटिव डोमेन ही इस चैप्टर की पूरी जान है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन इधर से ही बनता है। डन है कि इधर से क्वेश्चन बनता ही है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1956 में ये इन्होंने दिया था, ये भी याद रखेंगे। अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो 3 हैं इनको मैंने लिखा है लोअर, और ये जो ऊपर के 3 हैं इन्हें मैंने लिखा है हायर। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये ब्लूम ने बोला है। ठीक है, ये लोअर के अंदर आते हैं और ये हायर के अंदर आते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। जो यहाँ पर है देखिए, लोअर यानी कि लॉट्स, हायर यानी कि हॉट्स, इनका क्या फुल फॉर्म है ये भी अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है कॉग्निटिव डोमेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये थियोरी आपने पढ़ ही ली है कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है सरल से कठिन की ओर जाती है और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाती है। चलिए अब हमने, ठीक है, इतना पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। 1956 में जो इन्होंने दिया था वो मैंने अभी आपको समझाया भी था, वो यही था। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 2001 में इस सिद्धांत को रिवाइज किया गया था इनके असिस्टेंट के द्वारा। तो जो असिस्टेंट ने टैक्सोनॉमी दी थी वो ये है, और जो ब्लूम ने 1956 में दी थी वो ये है। अब 1956 वाली तो आपने ऊपर पढ़ ली है। अब जो इनके असिस्टेंट ने 2001 में इसको रिवाइज करा था उसको समझ लेते हैं, और इन दोनों में कंपैरिजन समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले नॉलेज है जो आपने समझ लिया है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन।
अब जो इनके असिस्टेंट ने 2001 में रिवाइज़ करके दिया था उसमें कुछ इन्होंने नाम ऊपर नीचे कर लिए थे और कुछ चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे नॉलेज है नॉलेज की जगह इन्होंने रिमेंबर कह दिया। तो रिमेंबर और नॉलेज एक ही बात है, आप जानते ही हैं, ज्ञान या फिर याद करना। कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग एक ही बात है। कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको समझा दिया, समझना। अंडरस्टैंडिंग भी वही होता है, समझ। एप्लीकेशन और अप्लाई ये भी एक ही चीज़ है। एनालिसिस एनालिसिस ठीक हो गया, आपने समझ लिया है। इसमें जो चेंज है सिर्फ जो ऊपर के दो है ना, इनमें चेंज है। जहाँ पर ब्लूम ने 1956 में सिंथेसिस बोला, वहाँ पर इनके असिस्टेंट ने 2001 में उसको इवैल्यूएट बोल दिया। और जहाँ पर ब्लूम ने 1956 में इवैल्यूएशन बोला था, वहाँ पर इनके असिस्टेंट ने 2001 में क्रिएट बोल दिया। बस इन दोनों में ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो आप लोग इसको ईजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर एनालिसिस के बाद इन्होंने सीधे कह दिया कि पहले इवैल्यूएशन आएगा पहले बच्चा खुद को इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद कुछ नया क्रिएट करेगा। यहाँ पर क्रिएटिविटी को इन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए, आई होप आप इन दोनों को समझ गए होंगे, इन दोनों में कंपैरिजन समझ गए होंगे, और जितने क्वेश्चन सीटेट में बन सकते थे वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ज़्यादा फेमस 1956 वाली ही है। आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने उठाकर देखे होंगे, मैंने भी एनालिसिस किया है, तो सारे क्वेश्चन आपके 1956 से ही पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब लॉट्स क्या है, देखिए ये जो नीचे के तीन है ना, इनको बोला है बेंजामिन ब्लूम ने लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और जो ऊपर के तीन हैं इन्हें बोला है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ऑब्वियसली ये लोअर हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चा नॉलेज को ले रहा है, समझ रहा है, अप्लाई कर रहा है बस। बट जो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन है ये हायर होते हैं, ये आप समझते ही हैं, इसीलिए इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा गया है। देखिए याद रखिएगा इन्हें, क्योंकि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, लॉट्स के अंदर क्या आते हैं और हॉट्स के अंदर क्या आते हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप संज्ञानात्मक पक्ष तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब समझ लेते हैं भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन इसको बोलते हैं। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, यानी कि इमोशनली, जो आपके दिल से रिलेटेड है। यहाँ पर आप हार्ट का शेप देख पा रहे होंगे, ये मैंने इसीलिए बनाया है कि जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उसका कॉग्निटिव पक्ष तो उसमें यूज़ होता ही है, जो हमने पढ़ लिया, जिसके 6 भागों में जिसको हमने डिवाइड किया था। साथ ही साथ ये जो भावात्मक पक्ष है इसका भी वहाँ पर लगना ज़रूरी है, पढ़ाई करने में या किसी भी चीज़ को सीखने में। अगर दिल से आप किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं तो उस चीज़ को मतलब आप सिर्फ रट रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखिए आपका दिमाग भी खुला हुआ है, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष भी आपका खुला है, साथ में भावात्मक पक्ष, उत्साह, इसको पढ़ने का आपके अंदर उत्साह है, आप अभिप्रेरित हैं, आपको पता है कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद मुझे अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, तो आप अभिप्रेरित हैं, आपको जॉब चाहिए, आपका मन लगा है यहाँ पढ़ने में अभी, तो ये सब आपका भावात्मक पक्ष के अंदर आता है फ्रेंड्स। बेसिकली आपको याद रखना है इमोशनली जिस भी चीज़ से कनेक्टेड हैं, हार्ट यानी कि हमारा दिल। अब आप एक बात बताइए, अगर आपका दिल ही नहीं लग रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में, अंदर से आपकी उत्साह ही नहीं है पढ़ने में, तो क्या आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे? आप सिर्फ रट पाएंगे। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका दिल वहाँ यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो यही चीज़ आती है भावात्मक पक्ष के अंदर कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दिमाग के साथ साथ इमोशनली कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट आता है फ्रेंड्स क्रियात्मक पक्ष, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बेसिकली हमारा डूइंग डोमेन होता है, या कह सकते हैं डूइंग आस्पेक्ट, यानी कि करना, एक्टिविटीज़ करना। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। अब देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, आपकी पेन भी चल रही होगी या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप कर रहे होंगे, आपने बुक खोली होगी, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। तो जो ये डूइंग आस्पेक्ट है, करना, जिसके अंदर हमारी शारीरिक हलचल होती है, बॉडी कुछ थोड़ा बहुत मूव कर रही होती है, तो वो आता है हमारा क्रियात्मक पक्ष के अंदर। तो बेसिकली ब्लूम ने यहाँ पर ये आप कह रहे होंगे कि ये क्या बनाया है, देखिए ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर हैंड है ये। ठीक है, ये हैंड इसलिए बनाया है क्योंकि हैंड के थ्रू आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, इसीलिए इसको बोला गया डूइंग आस्पेक्ट, करने का आस्पेक्ट।
ठीक है। क्रियात्मक पक्ष, तो बेसिकली ब्लूम ने ये 3 आपको डोमेन बताए थे। इन्होंने बोला था कि ये जो तीनों डोमेन है ये किसी भी चीज़ को सीखने में यानी कि लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका कहना है कि इनमें से अगर कोई भी डोमेन काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से लर्निंग नहीं कर पाएगा, अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो यही चैप्टर है फ्रेंड्स, इसमें इतनी ही चीज़ें थी। आई होप आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी। इन दोनों में कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया उसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देती हूँ जैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सीटेट में क्वेश्चन कभी कभी ये भी बना है कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है इसमें सबसे ऊपर क्या आता है, तो वहाँ पर 1956 भी ना दिया हो और 2001 भी ना दिया हो तो आप क्या करेंगे। ये चीज़ एक बार पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि 2001 में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में सबसे ऊपर क्रिएट दिया है और 1956 में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में सबसे ऊपर इवैल्यूएशन दिया है। अब स्टूडेंट करें तो क्या करें, क्रिएट के साथ जाएं या फिर इवैल्यूएशन के साथ जाएं। तो देखिए आपको किसी के साथ नहीं जाना है, आपको ऑप्शन के साथ जाना है। कभी भी सीटेट में ये चीज़ मैंने देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी, कभी भी आपको फंसाया नहीं जाता है। आपके सामने ऑप्शन में या तो क्रिएट ही दिया होगा या फिर इवैल्यूएशन ही दिया होगा, दोनों को वो लोग नहीं डालते हैं। और अगर दोनों डाले होंगे तो फिर 1956 या 2001 में से कोई ना कोई ईयर वहाँ पर दिया होगा। ठीक है, बट हाँ अगर कभी ऐसा हो गया कि उन्होंने 1956 भी नहीं लिखा है और 2001 भी नहीं लिखा है तो आप क्या करेंगे, तो आप इवैल्यूएशन के साथ जाएंगे, क्योंकि 1956 से ही सीटेट में क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार बने हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1956 वाली जो ये टैक्सोनॉमी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अगर चैप्टर अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि यस हमको चैप्टर समझ में आ गया है। और इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड यस जो आप ये नोट्स देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बस 2 या 3 चैप्टर आपके सीडीपी में बचे हैं, उसके बाद आपका सीडीपी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।